हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आप सभी को वेलकम करते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस में, क्योंकि आप हमारे पास फर्स्ट टाइम आने वाले हैं। और आज से एक नया जर्नी आपका स्टार्ट होगा, और इस जर्नी में आप सभी के साथ साथ हम लोग भी आपको साथ देंगे। और ये जर्नी काफ़ी, अगर देखा जाए तो मज़ेदार भी होता है। कुछ लोगों को क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रस्ट्रेशन। लोगों को लगता है कि आज डिप्लोमा में एडमिशन्स लिए हैं तो मेरे लिए सब कुछ यही है। बहुत तरह की बातें होते रहती है हमारे फैमिली में, हमारे दोस्तों के बीच। कॉलेज आप गए होंगे, आई होप सारे कॉलेजेस में में क्लासेस स्टार्ट हो ही गया होगा, स्वाभाविक सी बात है। कुछ अभी काउंसलिंग बाकी है, मॉप अप राउंड का फाइनल नहीं आया है, कुछ एडमिशन ले चुके हैं, कुछ को आना बाकी है। तो ये सिलसिला तो चलते रहेगा। इस बीच में हमारा और आपका एक ही कर्तव्य है कि जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं उसको पूरा करेंगे। और आपके फैमिली को, हर किसी को आपसे यही उम्मीद होगा। स्पेशली अगर बात किया जाए तो हम लोगों को भी आपसे यही उम्मीद होगा कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, चाहे ब्रांच कोई भी हो, चाहे ब्रांच सिविल हो, चाहे ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, सीएस हो, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लगभग 29 ब्रांचेज इस बार पूरे बिहार में मतलब एडमिशन होने वाले हैं। इतने कैटेगरी में लोग आएंगे यहाँ पे, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग ब्रांच के लोग यहाँ पे आएंगे। लेकिन एक कॉमन सी बात यही है, उन सारे ब्रांचेज में क्या फर्स्ट ईयर का सिलेबस लगभग सबको 80 to 90% सेम पढ़ना है। कहने का मतलब, कुछ सब्जेक्ट जो है वो पेपर जो भी है वो सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे आप लोग, कुछ जो सब्जेक्टेड है जो आप पेपर मतलब सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 सेमेस्टर में आपको लगभग उन सारे चीजों को पढ़ा दिया जाएगा जिससे आप आगे का सेमेस्टर, यानी जिसके लिए आप एडमिशन लिए हैं, उसको पढ़ने में आगे कठिनाई ना होगा। तो जो बेस जितना मजबूत यहाँ पे करेगा, उतना ही उनका आगे भी मजबूत होगा। तो आप सभी से यही आग्रह होगा कि अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लिए हैं तो ये भ्रम में ना रहें कि सब कुछ एडमिशन लेना ही होता है। एडमिशन लेना है, आपने इंट्रेंस निकाला, एडमिशन ले लिया, लेकिन अब जो आपकी मेन जो पढ़ाई होगा, जो मेन जर्नी स्टार्ट होगा, वो अभी से होगा। और इस जर्नी में जो जितना मेहनत करेगा, उतना ही उसके लिए सफलता जो है। जो लोग सोचते हैं कि डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद अगर इंजीनियर बनना है, और आई होप सारे स्टूडेंट अभी सोच रहे होंगे, लेकिन क्या सारे इंजीनियर्स बन पाएंगे? हाँ, डिग्री सबको मिलेगा, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज द पॉलिटेक्निक क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा रहा है। अदरवाइज हमारे यहाँ ब्रांच पेपर हुआ करता था, और ब्रांच पेपर में जो लोग आते थे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में, तो बहुत सारे कैरी पेपर के साथ आते थे। किसी का 1 कैरी है, किसी का 2 कैरी है। और ये बात तो मुझे नहीं पता कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग क्लासेस करते थे कैसे करते थे, या फिर क्योंकि हमने ब्रांच पेपर में उन सारे स्टूडेंट्स का इतना बेहतर रिजल्ट दिया था। अब मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा। लेकिन टीचर्स को मेहनत भी करना, स्टूडेंट को भी करना, लेकिन एक डायरेक्शन में हम लोग को मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो करने के लिए लोग कितना भी कर लेते हैं, 24 घंटे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सच में मेहनत है? तो मेहनत जो हमारा करना चाहिए, किस वे में करना चाहिए, हमारे लिए क्या जरूरत है, हम क्या चाहते हैं, इन सारे प्रोस्पेक्टस को लेकर के आपको पढ़ाई करना है। कहीं भी पढ़ने से पहले, कहीं भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होने से पहले, उन सारे टीचर्स का डेमो देखना आपको जरूरी है, कि डेमो में आपको एक एक चीज बताया जाएगा कि आपके लिए जो सब्जेक्ट है क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि सारे टीचर बेस्ट होते हैं, अपने से हद तक ट्राई करते हैं कि चीजें हम बेस्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, सारे टीचर्स का ही है, लेकिन अब आप लोग की जिम्मेवारी ये बनती है, क्या टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया चीजों आपको समझ में आता है या नहीं आता है। इसके लिए डेमो आपके लिए मस्ट होगा, और डेमो देखेंगे तभी आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने से कोई नहीं होगा। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन टाइम आपको मैटर करता है। कि अगर आप 2 मंथ बिता दिए टाइम कहीं पे भी, तो वो 2 मंथ आपके लिए वापस नहीं आ पाएगा, और 2 मंथ का खामियाजा इतना बुरा होगा कि आपको रिजल्ट पे इफेक्ट डाल सकता है। और आपको पता है कि अगर रिजल्ट एक बार खराब हो गया तो दोबारा रिजल्ट बनना नामुमकिन होता है।
ठीक है, तो इन सारी बातों को आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ 2 ब्रांचेस के लिए, और ये अगले सेमेस्टर में और सारे ब्रांचेस को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वाले स्टूडेंट्स को ये पढ़ाई करना है। ये सब्जेक्ट है AFEEE। अब जो ये सब्जेक्ट AFEEE है, इसका पूरा नाम जानते ही आप समझ जाएंगे कि इनमें 2 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन होगा, एक इलेक्ट्रिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। और पढ़ना किसको है, पढ़ाई किसको करना है, कंप्यूटर साइंस वाले को। तो आप सोच सकते हैं कि आपका ब्रांच है कंप्यूटर साइंस और आपको पढ़ना क्या, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, आपको पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, क्योंकि ये AFEEE का पूरा नाम ही होता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि रिजल्ट बेहतर करना है तो ये सब्जेक्ट बेहतर करना होगा, और ये सब्जेक्ट आप बेहतर करते हैं तभी रिजल्ट आपका बेहतर होगा। ब्रांच कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपको पढ़ाई करनी है तो ऑल सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ाई करना, एक भी सब्जेक्ट आपका खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट ऑल सब्जेक्ट से बनता है, केवल एक सब्जेक्ट से नहीं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जिसमें सिलेबस के बारे में हमको जानना होगा। जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप कितना भी ट्राई कर लें, कुछ भी कर ले, जो अभी बात किए ना कि मेहनत कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन एक डायरेक्शन में अगर आप मेहनत ना कीजिएगा तो फिर आपका किया गया मेहनत जो आप चाह रहे हैं उसके काबिल नहीं होगा, क्योंकि ये समुंदर है दुनिया। अब समुद्र में जितना अंदर जाओगे उतना अंदर चले जाओगे, लेकिन तुम्हें अपने गोल को भी तो ध्यान रखना है कि मुझे जाना कितना अंदर है, ये भी चीजों को ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है क्या, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका ब्रांच क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अब आपको ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप जब ब्रांच पेपर में जाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ यूटिलाइज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा अभी तो उतना बारे में जिक्र हम नहीं कर सकते हैं, आगे हम करेंगे जब हम सिलेबस पढ़ाते रहेंगे, वहां पे जिक्र हम करेंगे कि इसका क्या यूज होगा, आपको डिजिटल इसमें क्यों पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे बातों पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन सारे चीजों के बीच में एक छोटा सा ऑफर आप सभी के लिए, इसको तोहफा समझिए आप लोग, कि फर्स्ट टाइम द पॉलिटेक्निक क्लासेस में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत मिनिमम फी, क्योंकि इससे कम फी द पॉलिटेक्निक क्लासेस में ब्रांच पेपर का कभी नहीं हुआ था, और ब्रांच पेपर का स्पेशलिस्ट है हम लोग। अब इस बार जब एक ब्रांच के लिए हम लोग इतना मेहनत करते थे, आज तो पूरे पॉलिटेक्निक का परिवार हमारे साथ है। इसमें 29 अलग अलग बात किया जाए तो ब्रांचेज है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोग इतना मेहनत कर सकते हैं तो आज हमारे पास पूरा कायनात जो बोलते हैं ना वो हमारे साथ है। इस बार तो मेहनत गजब का होगा। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना तरीके से हम लोग नए नए चीजों को आपके बीच में लाएंगे। बाकी फी 799 वैलिड फॉर 10 डेज है, आप सभी लोग ले सकते हैं। इनमें जो फैसिलिटीज हम देंगे 2 तरह का, एक लाइव होगा, कुछ सब्जेक्ट हम लाइव चलाएंगे, कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड चलाएंगे। रिकॉर्डेड ही क्यों और लाइव ही क्यों, इसमें भी आप लोग को फर्क जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्लास होते हैं जो लाइव में टाइम कंज्यूमिंग होता है। लाइव में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। कुछ लोग लाइव ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं, उनको तो ऐसे भी रिकॉर्डेड देखना होता है। तो जो कंटेंट हम आधे घंटे में कवर अप करते हैं रिकॉर्डेड में, वो कंटेंट को लाइव में 1 घंटे लगता है। आपके पास होता है टाइम कम, सब्जेक्ट आपके पास होता है काफी ज्यादा, इसलिए मैथमेटिक्स आपका लाइव चलवाएंगे, फिजिक्स आपका लाइव चलवाएंगे, जो न्यूमेरिकल पेपर, जो कंसेप्चुअल पेपर ज्यादा है वो सब का सब लाइव चलेगा। बाकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ये सब चीजें है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। मतलब लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, और ये लाइव सबका मिलेगा, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड वाले को लाइव नहीं मिलेगा, उनका भी मिलेगा, लेकिन डेली नहीं मिलेगा। क्लियर कट में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान देना होगा। किसी भी तरीका से और कोई परेशानी आ रहा है तो ये नंबर आपके पास होना चाहिए 7479421435, और इस पे आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप व्हाट्सएप करना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करना हो तो कॉल कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको अगर परेशानी हो रहा तो। और ये ऑफर प्राइस जो आप लोग कोर्स द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द पॉलिटेक्निक क्लासेस का लिंक दिया हुआ है ऐप का, उससे भी जाकर के डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इस सब्जेक्ट को जो पढ़ाने वाले हैं वो कौन है, क्योंकि ये भी जानना आपको जरूरी है कि जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए कैपेबल हैं या फिर नहीं है,
क्योंकि सब्जेक्ट में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनको कम से कम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से तो बिलोंग करना ही होगा, और उनको पता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में दोनों भाई है। तो जो इलेक्ट्रिकल जानता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी जानता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है वो इलेक्ट्रिकल का मैक्सिमम पार्ट जानता है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ाने वाले हैं खुद आपके सामने है। ठीक है, नाम आप लोग पढ़ लेंगे, ये नाम बहुत बार आपको मिलेगा, अभी से लेकर के डिप्लोमा जब तक खत्म नहीं होगा तो ये नाम बहुत बार आपको मिलेगा। इसमें लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्यों लगा है नहीं लगा है अभी तो मुझे बताने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री देख करके अंदाजा नहीं लगाने का है, क्योंकि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, डिग्री उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा कि चलो ठीक है सर, डिप्लोमा भी किए हैं, बीटेक भी किए हैं और एमटेक भी किए हैं। तो ये डिग्री तो आप अभी डिप्लोमा शुरुआत कर रहे हैं और हम कहां तक हैं, तो आपसे कहीं बहुत ज्यादा आगे, 2 जनरेशन हम आगे हैं आपसे। ठीक है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सारा डिग्री आपके लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इन डिग्री पे आप लोग को जाना नहीं है। ठीक है, इन बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ आपको मिलेंगे, जैसा कि हमने बात किया, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी हम मिल सकते हैं, पाइथन में भी मिल सकते हैं, और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड FEE ना, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलते हैं। फिलहाल जो आज हम लोग बात करने वाले हैं FEE का बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधा जो भी चीजें, छोटा सा मोटिवेशन था जो आप लोग को हम प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आए हैं। ठीक है, इनमें टोटल आपको जो पढ़ना है 5 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट बाबू? 5 यूनिट पढ़ना। और ये 5 का 5 यूनिट जो है ना, आपको अलग अलग दिशा में ले जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। यानी मैं बात करूं कि फर्स्ट 3 यूनिट जो आपको पढ़ना है, ठीक है, इनमें बहुत सारे जो पार्ट है वो इसी एंड डबल ई से रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों को कॉमन पढ़ना होता है। यानी जो लोग इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सब पढ़ता ही पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला यूनिट में जो पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड पैरामीटर एंड कॉन्सेप्ट, जो भी इसके अंदर में आएगा उसको देखेंगे। जो लोग 12th करके आए होंगे, यानी कहने तो इंटर किए होंगे, वो सारे इनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि 12th में सारा का सारा फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ना था। तो हम लोग लेके चलेंगे और 10th के रिगार्डिंग चलेंगे, कि 10th वाले लोगों को परेशानी ना होगा। 10th वाले को हम सिखा दिए तो 12th वाले तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो मेरा टारगेट ये होता है कि जो क्लासेस का सबसे कमजोर स्टूडेंट हो, मैं उनको टारगेट करता हूं। अगर वो समझ गए तो बाकी क्लासेस का सारे स्टूडेंट समझ जाएंगे। क्लियर है? तो इन सारी बातों को चलेंगे। ठीक है, और जो आपका यूनिट नंबर 4 है वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है। और यूनिट नंबर 5 है, ये स्पेशल मैं बात करूं तो CSC वाले के लिए बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर साइंस वाले को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत काम करना है इस पे। तो 5वां यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हो सके तो इसमें हम 3 टीचर को भी ला सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेशल टीचर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पढ़ाने को तो मैं पूरा भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें भी जो एक्सपर्ट हमारे यहाँ हैं, जो ब्रांचेस पेपर में डिजिटल पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे आपको पढ़वाने का ट्राई करूंगा। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले को भी वो कंटेंट दीजिए जो ब्रांच पेपर वाले को देते हैं। तो ट्राई मेरा हद तक रहेगा कि मैं इस यूनिट के लिए स्पेशल टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम प्रोवाइड होंगे, और इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है। इसके लिए मैं ट्राई करूंगा इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट टीचर को लाने के लिए ट्राई करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जब पढ़ाएंगे तो फिर अलग ही हम लोग का मजा ही रहेगा। ट्राई करेंगे कि हम ही पढ़ाएं, लेकिन आप लोग का डिमांड जैसा भी रहेगा। ठीक है, तो इन सारे के लिए मेरे टीचर्स की कमी नहीं है, टीचर्स बहुत सारे हैं। हम चाहे तो इसे 5 यूनिट के 5 टीचर अलग अलग आप लोग को दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल को हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स समझेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल वाले समझेंगे। ठीक है, तो जैसा भी हो हम लोग करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, इन सब में एक कॉमन होगा, कंटेंट आपको पूरे बिहार में सबसे बेहतर मिलने का गारंटी होगा। एग्जाम में आप जाने से पहले मुस्कुराएंगे, एग्जाम से निकलने के बाद ही मुस्कुराएंगे, ये गारंटी होगा। बस इन 2 चीजों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग जिक्र करते हैं सारे का। अब सिलेबस तो हम ही आपको बताएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस से पूरा चीजें हम ही बताएंगे, कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट 1 है बेसिक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर एंड कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इनमें बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ जो आप जानते होंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सभी लोग जानते होंगे चार्ज,
पढ़े होंगे, क्यों, सब लोग पढ़े होंगे। इसका क्या होता है, यूनिट कूलाम होता है, सब लोग पढ़े होंगे। अब ये चार्ज क्या होता है, और ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, कूलाम इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब इसके बारे में पढ़ना। अब ये एक चार्ज है, ये चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। सेकेंड में पढ़ेंगे कि सर फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है। जब चार्ज फ्लो हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि करंट की तो बात आएगी आएगी यहाँ पे। अब जब करंट आएगा वहां पे दो तरह के करंट आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट वन इज एसी करंट, सेकेंड वन इज डीसी करंट। तो देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी विद्युत धारा। उसके बाद पढ़ेंगे डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। आप सभी को पता है कि डीसी कहां पे होता है, सर घर में जो बैटरी लगा होता है वो तो वही होता है, और घर में जो लाइट आता है वो एसी आता है। सबको पता होगा, कॉमन स्टूडेंट हो गए जिनको भी ये बात पता होगा, उनको भी ये बात पता होगा कि एसी और डीसी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि जब करंट पढ़ ही लिए हैं, इनमें आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स, कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। आइडियल करंट सोर्स कहने का मतलब जिनका फिजिकली कोई यूज नहीं है वो आइडियल है। आइडियल मतलब क्या होता है, आदर्श होता है, तो फिजिकली उसका कोई यूज नहीं होता है। सबका सब यूज जो करते हैं प्रैक्टिकल का करते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे बताएंगे कि आइडियल किसको बोलते हैं। अब करंट सोर्स कैसा होता है, इसका सिंबल बनाएंगे तो हम इस फॉर्म में बनाएंगे, दिस इज द करंट सोर्स, दिस इज द करंट सोर्स। अब इसी में जब आइडियल और प्रैक्टिकल बनाएंगे तो इसके पैरेलल में क्या लगाएंगे, एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, और पैरेलल में रेसिस्टेंस लगाएंगे, और इस यही रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो डिफाइन करेगा कि आपका करंट जो है प्रैक्टिकल है या फिर आइडियल है। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू हम इनफाइनाइट कर दे तो ये जो हो जाएगा आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा, आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा। यही रेसिस्टेंस का वैल्यू वेरी हाई कर दे, क्या, वेरी हाई कर दे, वेरी हाई कर दे, तो यही प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगा। तो इन सारे का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में जो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो अभी बस जानना है हमको, बस इतना ही। ये 1.1, 1.2 में क्या पढ़ना है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो उनके बारे में कुछ एनालॉजी करना है हम लोग को, कि चार्ज से क्या होता है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको बताया जाएगा, उससे क्या होता है सर वो चीज बताया जाएगा। तो बहुत सारी बात तो है। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल की बात करेंगे, या फिर सिंपली बोले तो वोल्टेज की बात करेंगे। क्या वोल्टेज, आप सभी लोग को पता होगा वोल्टेज, सभी को पता होगा ना जी कि वोल्टेज क्या होता है। अब यही वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में छोटा सा क्या होता है, बस छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस अभी हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे वो आपको अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। वो आपको रहने देते हैं, थोड़ा सा तो रहने दो, कि वो टेलर है ये। जब टेलर में ही फिल्म का सारा कहानी बता देंगे तो मजा क्या रह जाएगा, है ना। अब इसमें भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे डीसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो वोल्टेज, अगर यहाँ पे बातें हम लोग कर रहे हैं तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता कैसे है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो अभी का जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या है कि फुल फॉर्म भी पूछने लगा है, तो आपको पता होना चाहिए ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई होप सभी को पता होगा जी। देखो एक चीज और है कि जिसको इंग्लिश थोड़ा वीके है, जो 10th में एकदम से हिंदी पढ़ करके आए हैं वो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ने का ट्राई करेंगे। हम आज तक ट्राई करेंगे कि इसको पूरा का पूरा हिंदी में बताएं, लेकिन अगर ईएमएफ का हिंदी बोलना होगा तो हम ईएमएफ ही बोलेंगे। वोल्टेज बोलना होगा तो वोल्टेज हम यही बोलेंगे, चाहे आप हिंदी में इसको लिखे या इंग्लिश में लिखे। तो जो टेक्निकल टर्म है उसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज के बारे में आपको जानना होगा कि सर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो दो तरह के टर्मिनल वोल्टेज बताएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है, ये सब बताएंगे। फिर से वही बातें आ जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। अब सर इसका वोल्टेज सोर्स का फिगर बनाएंगे को कुछ इस तरीका से बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कर सीरीज में आप रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे। सर ये सीरीज क्या होता है, तो श्रेणी क्रम पसर्व क्रम आप लोग पढ़कर क्या होंगे, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कनेक्शन होता है। तो यही जो आरएस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वीएस। अब ये वीएस वोल्टेज सोर्स है, लेकिन आरएस यहाँ पे डिफाइन करेगा कि ये वोल्टेज सोर्स है ये आइडियल है या प्रैक्टिकल है। अगर यहाँ पे आरएस का वैल्यू हमने 0 ओम कर दिया
0 ओम कर दिया तो ये वोल्टेज सोर्स क्या कहलाएगा सर, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। और यही आर एस के वैल्यू अगर हमने वेरी लो कर दिया तो हम इसको कहेंगे सर ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा। तो इन सारे बातों को पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ने के बाद आप यहां पे देख रहे हैं कि चाहे हम करंट सोर्स बनाएं चाहे हम वोल्टेज सोर्स बनाएं, दोनों में से कोई भी सोर्स बनाएं, तो इनमें से एक कॉमन रेसिस्टर को यूज किए। किसको? रेसिस्टर को। तब अब इसके बारे में डीपीएल हम लोग डिटेल जो पढ़ेंगे वो 1.3 में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना है हम लोग को रेसिस्टर। क्या पढ़ना है? रेसिस्टर। अब रेसिस्टर का सिंबल क्या होता है सर? ये रेसिस्टर का सिंबल ये होता है। इसका बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, इसमें एक इसका प्रॉपर्टी का नाम है, सबसे ज्यादा जो आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके बारे में पढ़ना होगा वो है रेसिस्टेंस। यानी रेसिस्टर का प्रॉपर्टी पहले जानना होगा और रेसिस्टेंस होगा। इस प्रॉपर्टी का काम है फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना। यानी जो करंट फ्लो होता है ना उसको क्या करता है? अपोज करता है, रोकता है। कौन? रेसिस्टर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कहां कहां यूज होता है। उसके बाद इसके देखेंगे भी कि सर अगर हम रेसिस्टर किसी सर्किट में लगा रहे हैं तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये भी पढ़ेंगे हम इसमें। और इसमें पढ़ेंगे कि सर दो रेसिस्टर अगर है तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये तो एक रेसिस्टर है ना, इस रेसिस्टर को अगर हम सर सीरीज में कनेक्ट करें तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 R2, ये हम लोग को पढ़ना। या फिर सर ये अगर रेसिस्टेंस है इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, या फिर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसको पढ़ेंगे। क्या सर इसमें फेज भी डिफरेंस होता है? ऐसा तो होता नहीं है, जीरो जीरो होता है। फेज एंगल होता है 0 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी आपको दिया गया है पढ़ने के लिए कि फेज डिफरेंस आपको पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे इसको। 0 ही होता है तो भी पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे होता है। क्योंकि आप बनने जा रहे हैं इंजीनियर, आप बनने जा रहे हैं इंजीनियर। अब इंजीनियर को ये बात पता होना चाहिए, कोई भी चीज आप पढ़ेंगे अभी से लेकर के 6 सेमेस्टर तक, उनमें एक कॉमन चीज रखना, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसको ट्राई करना कि दो क्वेश्चन मेरे माइंड में आए। फर्स्ट, जो टॉपिक हमने पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर कुछ वैसा हो रहा है सर कैसे हो रहा है, ये दो आपको जरूरी है जानना। फिजिक्स भी यही कहता है। फिजिक्स का डेफिनेशन अगर शॉर्ट में दिया जाए तो जिसका आंसर मुझे क्यों और कैसे में पता चल जाए उसी को तो फिजिक्स कहते हैं। जितना भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है या इस पूरे इंजीनियरिंग लाइफ में आपको फिजिक्स मिलेगा पढ़ने के लिए, चाहे अप्लाइड फिजिक्स ए हो या अप्लाइड फिजिक्स बी हो। इससे पहले भी आपने फिजिक्स पढ़ा है। उन सारे चीजों में एक ही चीज कॉमन है कि हम लोग क्या करते हैं उसका प्रैक्टिकल। हर कॉलेजेस में लैब होते हैं, लैब में यही पता चलता है कि क्यों हो रहा है और इसको कैसे कर रहा है। आपको भी यही ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें और करेंगे कि अगर रेसिस्टर को हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद इसमें मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट क्या होगा करंट का, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कैसे काम करेगा, पावर एनर्जी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ओपन और शॉर्ट सर्किट कंडीशंस क्या होगा। अब सभी लोग सुनते होंगे कि घर में हो गया सर शॉर्ट सर्किट, क्या सुनते होंगे आप लोग कि घर में हो गया शॉर्ट सर्किट। आखिर ये शॉर्ट सर्किट में होता क्या है। मान लो कि यहाँ पे रेसिस्टर लगा हुआ है, मान लो ऐसा, हम लोग बोले कि शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, तो लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ तो चार्जर जल गया, तो टीवी जल गया, तो फैन जल गया। हम लोग ऐसा सुनते हैं, अभी तक तो सुनते आए थे। अब पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट में होता क्या है। शॉर्ट सर्किट में होता है कि रेसिस्टेंस हो जाता है आपको पूरी तरह से जीरो, रेसिस्टेंस हो जाता है जीरो। अब रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये आइडियल केसेस में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब शॉर्ट सर्किट आपको पढ़ना है, अब ये हो जाता है। अब करंट बहुत ज्यादा होता है और हर चीज आप पढ़ते होंगे, कोई भी चार्जर आपके पास होगा, सपोज दैट मेरे पास एक चार्जर है, सपोज दैट ये चार्जर है मेरे पास, तो ये चार्जर का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे पूरा लिखा होता है। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग करके बताएंगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि जो चार्जर है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। अब बताओ इससे ज्यादा अगर इसको मिलेगा तो ये जलेगा नहीं, तो क्या होगा फिर, स्वाभाविक सी बात है जल जाएगा।
तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे आप प्रैक्टिकली वे में समझेंगे कि आखिर ये जला कैसे, ठीक है ना, ये जला कैसे, ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो कनेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कनेक्शन रेसिस्टेंस ये हो जाता है कुछ ऐसा, ये हो जाता है कुछ ऐसा, ये पूरा ऐसा हो जाता है। और ओपन सर्किट की मैं बात करूं तो ये ओपन हो जाता है, यानी करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस हो जाता है इनफाइनाइट और करंट हो जाता है जीरो। कुछ लोग ये भी अपने माइंड में आप सोच रहे होंगे कि सर ये अपने मन से क्या लिख रहे, तो नहीं, आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, V = IR पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़ करके आए होंगे, क्योंकि 10th में इसका सत्यापन करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है सर, V/R होता है, ठीक है। जब रेसिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। जब रेसिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट तो करंट हो जाएगा जीरो, क्योंकि आप सभी लोग 1/इनफाइनाइट और 1/0 ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ करके ही आए होंगे, सभी लोग आए होंगे कॉन्सेप्ट को पढ़ करके कि सर 1/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है जीरो और 1/0 का वैल्यू होता है, 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। या फिर आप लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, वहां पे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ना है, ये टॉपिक आपको लिमिट के अंदर में मिलेगा। लिमिट आपको मैथमेटिक्स से पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ना होगा कहीं भी तो उसमें आपको बताया जाएगा कैलकुलस वाले सेक्शंस में, ठीक है। वहां पे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब इलेक्ट्रिकल का एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल का एक कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, कौन कंपोनेंट सर, रेसिस्टर। दूसरा कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे, मेन कंपोनेंट है वो कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा मेन है। और कैपेसिटर देखने में कुछ ऐसा लगता है, ये है कैपेसिटर। और जितने चीज रेसिस्टर के बारे में पढ़े सब इसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, चेंजिंग ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। यानी आपके घर में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो वोल्टेज कितना भी बढ़ा दिया जाए अचानक से नहीं बढ़ेगा या फिर ये बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो याद रखना इसका प्रॉपर्टी होता है वही कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का काम होता है चेंजिंग ऑफ वोल्टेज को अपोज करना। सेकेंड वन, कैपेसिटेंस फॉर्मूला, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से इसको एक्सप्रेशन करेंगे, प्रूव करने का ट्राई करेंगे कि सर जो फॉर्मूला आप लोग लाएंगे, ठीक है ना, ऐसा फॉर्मूला आएगा Q = CV, ठीक है ना, ये आएगा आपको, तो ये बताया जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा, और ये कहाँ से हो जाएगा, एक फॉर्मूला आप पढ़ा होगा Q = आपको पढ़े होंगे IT, पहले आप लोग पढ़ करके आए होंगे Q = IT, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीजों को प्रूव करेंगे, ये कैसे होता है, कहाँ से आया, इन सारी बातों को हम लोग जानने का ट्राई करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इन सारी बातों के यहाँ से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ फॉर कैपेसिटेंस। फिर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आपको बताया जाएगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है सर, XC होता है। XC बराबर क्या होता है, 1/jωC होता है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ओमेगा क्या है तो आप सभी को पता होगा, या नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, क्लियर है, ये सब जानेंगे। इसमें एनर्जी जो स्टोर होता है वो कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला पड़ेगा एनर्जी बराबर 12CV², ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कैपेसिटर है, इसी तरीके से कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करेंगे, आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो इसका समतुल्य क्या होगा कैपेसिटर का वैल्यू, यानी C इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। फिर इसमें टाइप ऑफ कैपेसिटर आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें इंक्लूडिंग दिया गया है सुपर कैपेसिटर एंड देयर एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए। तो ये दूसरा कंपोनेंट हम फाइनल करेंगे, ये दूसरा कंपोनेंट। तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है इंडक्टर। इंडक्टर देखने में सर, इंडक्टर देखने में कुछ इस तरीका का लगेगा, इंडक्टर देखने में कुछ इस तरीका का लगेगा, ये है इंडक्टर, ठीक है। अब इंडक्टर का भी वही पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी सबसे पहले। अब प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है ये है कि चेंजिंग ऑफ करंट को ये अपोज करता है, किसको,
चेंजिंग ऑफ करंट को अपोज करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बातों को पढ़ेंगे कि इस इंडक्टर में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे जनरेट होता है। उसके बाद पढ़ेंगे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिस तरीका से यहाँ पढ़ेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसी तरीका से यहाँ पर पढ़ेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं एक्सेल, और एक्सेल बराबर होता है जे ओमेगा एल, या सिंपली ओमेगा एल भी लिख सकते हैं, या एक्सेल बराबर लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं। तो बात दोनों बराबर है, ठीक है। अब इसका वोल्टेज का इक्वेशंस अलग होता है, करंट का इक्वेशंस अलग होता है, यहाँ भी वोल्टेज करंट का इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होता है वो आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे इंडक्टेंस इन एसी एंड डीसी सर्किट पे कैसा बिहेव करता है, यानी डीसी लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, एसी लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ इंडक्टर पढ़ना है, जिसमें इंक्लूडिंग आपको पढ़ना है एमईएमएस इंडक्टर एंड देयर एप्लीकेशन। जिस तरीका से यहाँ पे सुपर कैपेसिटर पढ़ना है, उसी तरीका से यहाँ पे एमईएमएस आपको इंडक्टर पढ़ना है। तो ये टॉपिक मिला करके हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1। क्या पढ़ेंगे? यूनिट 1। अब यूनिट 1 में सारे कंपोनेंट जानने के बाद, यानी आप सभी को इतना पता चल जाएगा कि सर करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, उसके बाद रेसिस्टेंस क्या होता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, और इंडक्टेंस क्या होता है, या इंडक्टर, यानी रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, करंट, वोल्टेज, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इन सबको अगर आप जान जाएंगे तो इन सबको मिलाकर के बनाएंगे हम लोग सर्किट। क्या बनाएंगे? सर्किट। सर्किट में बनाएंगे दो तरह से, एक बनाएंगे एसी सर्किट और दूसरा बनाएंगे डीसी सर्किट। अब इन एसी सर्किट, डीसी सर्किट का हम लोग यूज कर करके यहाँ पे कुछ काम करेंगे, ठीक है। काम क्या करेंगे आइए समझते हैं। पहला है कि एसी और डीसी करंट आपको पढ़ना है, यानी ये टॉपिक आपका दिया हुआ डीसी सर्किट, यानी डीसी सर्किट। अब इसी में आपको एसी भी बोलना है, क्योंकि बताया गया फंडामेंटल ऑफ डीसी एंड एसी सर्किट, इस टॉपिक का नाम है, ठीक है। और इस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, जिसमें 2.1 में पहले करंट के बारे में जानेंगे, एसी डीसी करंट ये तो पहले भी हम लोग जान लेंगे, वोल्टेज और पावर पहले भी जान लेंगे, ठीक है, दिया हुआ है हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक बताए ओम्स लॉ, जैसे कि आप बताए ना V = IR, ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज द ओम्स लॉ। उसके बाद इसी में ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन दोनों का एक शॉर्टकट नाम है, प्यार से लोग इलेक्ट्रिकल वाले इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL, और इसको बोलते हैं KVL। और आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इन सारे चीजें पढ़ने के बाद हम सब एलिमेंट के बारे में जानेंगे कि कौन, जैसे कि यहाँ पे पढ़ाया जाएगा रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, सर ये कैसा एलिमेंट है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट या सर्किट या नेटवर्क के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा कि सर एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट होता क्या है। तो आपको थोड़ा सा हिंट्स के लिए बता दे, ये जो वैसा एलिमेंट जिसके पास खुद का एनर्जी हो, वो खुद से कैपेबल हो करंट को फ्लो करवाने में, उसको बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। और जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि अभी आप लोग मम्मी पापा यानी फैमिली, बड़े भैया, ठीक है, बड़े दीदी, इस पे डिपेंड है सारे लोग, उन लोग कुछ पैसा देंगे तो हम पढ़ाई कर पाएंगे, कुछ खरीद पाएंगे, आप खुद पे अभी डिपेंड नहीं हो। तो उसी तरह से होता है पैसिव एलिमेंट, कि पैसिव एलिमेंट के पास ना अपना कोई एनर्जी होता है, ना ये इतना कैपेबल होता है कि करंट फ्लो करवा सके। तो पहले इसके बारे में समझेंगे। तो एक्टिव एलिमेंट में आपका एग्जांपल आ जाए करंट सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का, और भी आएगा, ठीक है। पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा रेसिस्टर, यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटर, हो जाएगा आपका इंडक्टर, ये सब हो जाएगा आपका पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल। उसके बाद लीनियर एलिमेंट पढ़ेंगे और नॉन लीनियर एलिमेंट पढ़ेंगे। तो नॉन लीनियर एलिमेंट में जितना भी एक्टिव वाला आप लोग पढ़ेंगे वो नॉन लीनियर हो जाएगा, और पैसिव वाला जितना आप लोग पढ़ाई कीजिएगा वो सब का सब हो जाएगा आपको लीनियर हो जाएगा। उसके बाद यूनिलेटरल, यानी एक्टिव वाला, ज्यादातर एक्टिव वाला जो होगा यूनिलेटरल एलिमेंट हो जाएगा,
और बाइलेटरल एलिमेंट जो हो जाएगा ज्यादातर पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले जो पढ़ाया है वो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट पढ़ाया है। अब इन सबको पढ़ने के बाद सबको मिला देंगे, सबको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ टर्मोलॉजी निकल कर के आया जिसको बोलते हैं हम लोग नोड, ब्रांच, मेश, लूप, ये सब बोलते हैं। नोड किसको कहते हैं, सिंपल एक पॉइंट हो और जिससे दो एलिमेंट का कनेक्शन हो। एलिमेंट कोई भी हो सकता है, चाहे एलिमेंट आप एक्टिव हो या पैसिव हो, लिनियर हो, बाइलेटरल हो, फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि सर इसके पास एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट का कनेक्शन दो एलिमेंट से मिनिमम होना चाहिए और दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे नोड, उसको हम बोलेंगे नोड, उसको बोलेंगे हम लोग नोड। ब्रांच किसको बोलेंगे, ब्रांच उसको बोलेंगे जो सिंगल एलिमेंट का कनेक्शन होगा। जैसे कि एक एलिमेंट आपका ये है, एक एलिमेंट आपका ये है, ठीक है, मान लो एक एलिमेंट ये है, तो आपके पास तीन ब्रांच होंगे। फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे होगा, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच आपका ये होगा, थर्ड ब्रांच आपका ये होगा। तो आपसे बोला जाएगा कि कौन सी ब्रांच में करंट फाइंड करना है, कौन सा ब्रांच में वोल्टेज फाइंड करना है, ये सब चीजें आपको बताया जाएगा। सिंगल एलिमेंट या फिर ब्रांच का एक और डिफिनेशन है कि दो जंक्शन के बीच में जितने भी लाइज करेंगे एलिमेंट वो सारे क्या हो जाएंगे, आपका ब्रांचेज हो जाएगा। अब जंक्शन तो यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको जंक्शन भी पढ़ाऊंगा। कौन जंक्शन, रेलवे जंक्शन जी? तो नहीं, रेलवे जंक्शन नहीं, यहाँ पे एक अलग तरीका के जंक्शन आपको पढ़ना है। काम लगभग लगभग सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे जंक्शन अलग तरह का होगा, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद इन सारी चीजों पढ़ने के बाद दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, लूप और मेश। और ये हम पढ़ाएंगे कब, इससे भी पहले, यानी 2.2 पढ़ाने से पहले भी 2.4 हम पढ़ाएंगे, क्योंकि लूप और मेश का यूज जो आपको होगा किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स यहाँ पे वोल्टेज लॉ के जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वहां पे लूप और मेश का यूज होगा। आगे चल करके इलेक्ट्रिकल वाले को, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को, सीएस वाले को नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले को और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, ये आगे चल करके आपको पढ़ना होगा। नेटवर्क एक सब्जेक्ट होगा, इसे पढ़ना होगा मेश एनालिसिस, ठीक है ना। और लूप जो यहाँ पे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग और बताएंगे। तो ये सब चीजें समझना होगा कि लूप किसको बोलते हैं और यहाँ पे लूप किसको बोलते हैं और मेश किसको बोलते हैं। इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि ये दोनों के पास जो होता है वो क्लोज पाथ होता है। कैसा, क्लोज पाथ होता है। अब क्लोज पाथ में एक माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो डिफाइन कर देता है मेश को और डिफाइन कर देता है लूप को। एक चीज यहाँ पे कॉमन होगा कि जितना भी मेश होगा वो सब लूप हो सकता है, लेकिन सारा लूप मेश नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे बातों को पढ़ना है कहाँ पे, एसी सर्किट के अंदर में, एसी सर्किट के बारे में अंदर पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ बातें जो हम लोग कर लेते हैं, डीसी सर्किट की हम बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज जो है वो डीसी सर्किट के भी सॉरी एसी सर्किट के अंदर पढ़ना है। अब एसी सर्किट जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ दो चीज कॉमन हो जाएगा, क्योंकि डीसी का जो सिग्नल यहाँ पे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीका का, कांस्टेंट होता है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये किसको बोलते हैं, डीसी को, क्योंकि डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन जैसे मैं एसी की बात करता हूं तो एसी जो होता है इस तरीका का होता है, कुछ साइनसोइडल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे और भी होते हैं, लेकिन मैं एसी की बात करूंगा। जैसे ही मैं एसी का बात करूंगा तो दो तीन चीज यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे। पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ भी होगा, और तीसरा इसका फेज, ठीक है। ये तीन चीजें के बारे में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब इसके लिए अलग अलग चीजें यहाँ पे निकालेंगे, जैसे कि हम फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि पीक फैक्टर हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे एक पीएफ मतलब पावर फैक्टर समझना, पीएफ मतलब, क्योंकि बहुत बार इलेक्ट्रिकल में ये मिलेगा पढ़ने के लिए, ये कंप्यूटर साइंस वाले को या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को तो बस इसी सेमेस्टर में है। और एक होता था पीक फैक्टर। तो ये सब चीजें हम निकालेंगे, उसमें पता करेंगे कि फॉर्म फैक्टर साइनसोइडल का कितना होता है, ट्रायंगल वेव का कितना होता है, स्क्वायर वेव का कितना होता है, तो सब का सब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग वहां पे, ठीक है। तो यही चीज एसी सर्किट में पूरा पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, ज्यादा नहीं। पहला फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/, टाइम पीरियड होता है, तो इसका टाइम पीरियड पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड पढ़ लेंगे, जो एम्पलीट्यूड बताए वो। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लेंगे। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रूट मीन स्क्वायर कहते हैं किसको है, ठीक है। उसके बाद एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू दैट मींस स्टैंड्स फॉर डीसी वैल्यू, ठीक है, डीसी वैल्यू। फिर फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर और पावर फैक्टर, ये तीन चीजों को हम लोग निकालेंगे। देन आफ्टर लास्ट में जो हम अभी बात करी थे
फेज का, इसको बात किए थे ना फेज का, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, यहाँ पे 2.6 में हम लोग पढ़ेंगे फेज का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फेज के बारे में पढ़ेंगे तो फेज में दो चीज पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई फेज में है, यानी कहे तो यहाँ पे फेज में क्या होगा, एंगल होगा, तो यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ेंगे या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि यहाँ पे पोलर फॉर्म को कैसे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलेंगे और रेक्टेंगुलर फॉर्म को कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में बदलेंगे। ये चीजें आपको पढ़ना है कहाँ पे, इसी के अंतर्गत में। तो ज्यादा टफ टॉपिक नहीं, आसान है, 3-4-5 लेक्चर में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपको फंडामेंटल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फंडामेंटल पढ़ना। ठीक है, तो ये चीज है। तो आइए हम लोग बात करते हैं यूनिट 2, इस तरीका से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग बातें करेंगे यूनिट 3 के। यूनिट 3 में जो चीजें हम लोग जानते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे, इनमें बेसिकली जो पढ़ेंगे, जो अपने इंडक्टर अभी हम पढ़ाया थे ना आप सभी को, इससे रिलेटेड इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी को स्टोर करता है उस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम इसी का बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ाएंगे एएमएमएफ, जैसे में आप लोग को पढ़ाया गया था ना ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी तरीका से एएमएमएफ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, क्योंकि जब इंडक्टर आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है ये आपको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार तो करो, फिल्म आने दो। ठीक है, आपके साथ में ये सब बताएंगे, प्रूफ करेंगे एक एक चीज को। उसके बाद इसका बताएंगे परमेबिलिटी क्या होता है और इसका रिलक्टेंस क्या होता है। सब बेसिक बेसिक बातें हैं और बेसिक बेसिक यहाँ पे पढ़ाई भी आप लोग को करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है, अगला सब टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस क्या होता है और हाइस्टेरेसिस लूप कैसे बनता है, या फिर एक और यहाँ पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन यानी बीएच कर्व के बारे में जानना है यहाँ पे, और इसमें एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। ये काफी आसान है, टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें आपने पहले से पढ़ करके रखा है, तो उन सारे चीजों को यहाँ पे यूज करना है, उन सारे बातों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि किन किन बातों को मैं पहले पढ़ चुका हूँ और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। तो इन सारे में 5 सब टॉपिक है, जो कि सब का सब आसान है। लूप बनाएंगे, हिस्टैरिसीस लूप जब चलेंगे तो यहाँ पे लूप बनाएंगे इस तरीका से, तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यूनिट 3 में पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, ज्यादा आपको मैग्नेटिक के बारे में यहाँ पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो यहाँ पे देख लेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले यूनिट में। और सॉरी नहीं 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 और है, वही तो हम भी सोचे सिर्फ मैग्नेटिक के बारे में पढ़ाया गया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, जबकि हम मैग्नेटिक में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ये पूरा जो पढ़ेंगे ना एक तरीका से कैपेसिटर का बिहेवियर यहाँ पे पूरा जानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कैपेसिटर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है यानी कैपेसिटर प्लस इंडक्टर दोनों के लिए काम करता है, ताकि इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कैपेसिटर और दूसरा यहाँ पे इंडक्टर। तो जो यहाँ पे ईएमएफ की जो बात कर रहा है वो ईएमएफ कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ कहाँ पे होगा, सर इंडक्टर के अंदर में होगा। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पढ़ना है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे होता है, इसमें दोनों सेल्फ पी और म्यूचुअल भी पढ़ेंगे। उसके बाद डायनेमिकली कैसे होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और आप सभी लोग पढ़े होंगे, फैराडे लॉ पढ़े होंगे आप लोग कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देन आफ्टर लास्ट में पढ़ेंगे लेंज लॉ, कैसे यहाँ पे इफेक्ट करता है। फिर फ्लेमिंग का आरएस थंब रूल आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, आरएस मतलब राइट हैंड, डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी डायरेक्शंस क्या होगा। अब यहाँ पे फ्लेमिंग जो बताया था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वहां पे राइट हैंड थंब रूल जो बताया था, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताया जाएगा, और इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन फ्लक्स होता है और कौन यहाँ पे डायरेक्शंस बताता है। इन सारे बातों को हम लोग जानेंगे
कब, जब इसको डिटेल हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो। उसके बाद और भी पढ़ेंगे फ्लेमिंग का एच रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा एम्पियर्स लॉ के बारे में कि एम्पियर्स लॉ यहाँ पे क्या कहता है। इसके साथ ये यूनिट नंबर 3 हमारा पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट, और नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स से दुनिया में चलेंगे। अब यहाँ से बाकी 2 यूनिट जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स से दुनिया में ले चलेंगे। क्या आपका मोबाइल फोन जिस पे आप अभी देख रहे हैं, हमें लैपटॉप पे देख रहे होंगे हमें, तो ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। और इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स से डिफाइन करता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाएंगे तो मैं पहले यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज आपको कॉमन बताएंगे कि वैसा डिवाइस जिसमें करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बोले तो सेमीकंडक्टर के थ्रू हो रहा है, तो सारे डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत में आएंगे, वो सब का सब पूरा का पूरा। तो सेमीकंडक्टर ही डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऐसा नहीं है। इससे पहले और भी चीजें थे, लेकिन फिलहाल उन सारे चीजों को नहीं यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे आपको बताया जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में। डिटेल तो नहीं पढ़ना क्योंकि आपका ब्रांच अभी कंप्यूटर साइंस रहेगा। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे उनको डिटेल में होगा। तो पहला पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का डेफिनेशंस, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड देयर मटेरियल। ठीक है, उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, इसी के तरफ समझेंगे, सारा कुछ का डिफाइन करेंगे इसी से। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स कि टेम्परेचर्स, क्योंकि गर्मी के दिन में आपका मोबाइल फोन जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ओहो, उल्टा बोल दिए। हाँ, यही सब ध्यान देना है आपको कि सर कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं। यानी कि गर्मी के दिनों में मोबाइल गर्म हो जाता है, या फिर कहीं हॉट प्लेसेस पे आप चले जाएंगे तो मोबाइल जल्दी गर्म होता है, और कहीं पे विंटर सीजन में देखिएगा तो ठंडी रहती है, और ठंडी में मोबाइल फोन भी ठंडा रहता है। जब कॉल आए तो इस तरह रिसीव करना हो तो थोड़ा सा लगता है, गर्मी में भी दिक्कत होता है। तो एक चीज तो यहाँ पे साफ क्लियर है कि टेम्परेचर के हिसाब से कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है ना। तो चीजें आपको जानना है यहाँ पे, इफेक्ट और टेम्परेचर क्या होता है। वहां पे दूसरा है डायोड। अब डायोड में देखो क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड क्या पता है। अब डायोड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, दो टर्मिनल को। जो यहाँ पे से टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे पी टाइप पढ़ेंगे और एक एन टाइप पढ़ेंगे, और इन दोनों का जब ज्वाइनिंग हम लोग करवाते हैं, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है पीएन जंक्शन, और पीएन जंक्शन को ये बोला जाता है पीएन डायोड। ठीक है, पीएन डायोड, या फिर इसी को बोला जाता है नॉर्मल डायोड, या फिर सिंपल वे में लोग बोल देते हैं कि ये डायोड है, लेकिन डायोड भी बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक पार्ट ऑफ डायोड के बारे में पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एन टाइप और पी टाइप यानी पीएन जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि पहला एन टाइप क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा, फिर पी टाइप क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है पीएन जंक्शन, और उसी को बोलते हैं पीएन डायोड। ठीक है, पीएन डायोड जो होता है कुछ ऐसा होता है, ये पी होता है, ये एन होता है, और ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर हम बना रहे हैं, ये जो लेयर है यही होता है पीएन जंक्शन। क्या होता है, यही पे होता है पीएन जंक्शन, और ये जो पूरा इक्विपमेंट है वो बन जाता है आपका क्या, पीएन जंक्शन डायोड। अब इसका कनेक्शन दो तरह से होता है, यानी काम दो तरह से करवाएंगे। ठीक है, अगर पी टाइप को पॉजिटिव पोलैरिटी से ऐड करेंगे और एन टाइप को नेगेटिव पोलैरिटी से ऐड करेंगे, इस कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं बाबू, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो ये बन जाता है रिवर्स बायस, यहाँ पे रिवर्स बायस। क्लियर है। अब इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, सर क्या होता है। अब इनमें बहुत सारे चीजों होता है, जैसे पीएन जंक्शन का बैरियर वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल, यानी जो अभी बताए थे ना, ये पी होता है, ये एन होता है। जो ये होता है बैरियर पोटेंशियल होता है। बैरियर मतलब क्या होता है, रोकना। ये करंट फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। इसके बारे में समझना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कितना किसका होता है, तो डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ मटेरियल पे। टाइप ऑफ मटेरियल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह ये सब यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें होता है डिप्लेशन रीजन एक होता है। अब डिप्लेशन रीजन कहाँ बनता है, तो सर यहीं पे बनता है इस तरीके से।
ये जो होता है डिप्लेशन आपका रीजन होता है। तो डिप्लेशन रीजन के बारे में समझेंगे, ठीक है। जंक्शन कैपेसिटेंस बोलेगा, जंक्शन कैपेसिटेंस कहाँ पे होता है सर? यहीं पे होता है जंक्शन कैपेसिटेंस भी सर, यहीं पे होता है, तो आपको जानना होगा, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जंक्शन के बारे में समझाएंगे, ठीक है। और डायोड का यहाँ पे सिंबल के बारे में समझाएंगे कि डायोड जो सिंबल होता है कुछ इस तरीका से डायोड का क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। ये होता है डायोड, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो इन सारे बातों को हम लोग इस यूनिट के अंदर में पढ़ेंगे। इसमें और भी चीजें आपको पढ़ना होगा, थोड़ा बेसिक और भी जानना होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग पी और एन का ज्वाइनिंग तो करवा देंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर पी एन होगा तो यहाँ पे पी और ऐड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे एन होगा यहाँ पी होगा तो यहाँ पे एन ऐड कर देंगे। तो इनको बोलते हैं हम लोग बीजेटी, यानी बोलेंगे बीजेटी, मतलब बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आपको जो पढ़ना है बीजेटी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसी को बोलता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपको पढ़ना है, जिसमें आपको दो तरह के ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे। तो वही पढ़ना है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका सिंबल कैसा होता है। तो यहाँ पे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को करके हम बताएं तो कुछ सिंबल इस तरीका का होता है, इस तरीका का होता है। इसके ऊपर तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक होता है इमीटर। अब इसमें एक चीज होता है, इसमें एरो होता है जो डिफाइन करता है, जो एरो होता है वही डिफाइन करता है किसको, कि कौन पीएनपी है कौन एनपीएन है। यानी इमीटर टर्मिनल है ये, इमीटर टर्मिनल से अगर ये एरो ऐसे है अंदर की ओर जा रहा है, ये प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, ये प्रवेश कर रहा है। प्रवेश मतलब पी से, यानी प्रवेश है तो ये क्या कर रहा है, एरो प्रवेश कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि प्रवेश कर रहा है तो पीएनपी है, कौन है, पीएनपी है। लेकिन यही एरो अगर बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये जब बाहर की ओर निकल रहा है, निकालना क्या होता है, एन से, एन फोर निकलना, तो समझ जाना कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, समझ जाना कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी याद हो गया आपको, और यही आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पहचानने के लिए, कि फोटो दे देगा ऐसे और आपको बताएगा कि आप बताओ कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये आपसे पूछेगा। तो अगर एरो अंदर की ओर जा रहा होगा, इमीटर टर्मिनल से प्रवेश कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे उसको पी टाइप, और बाहर निकल रहा होगा यानी एरो बाहर की ओर होगा, यानी एरो देख रहे हैं ना, ये एरो बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर होगा तो समझ जाना कि निकल रहा है, डेट मींस एन टाइप हो गया, ठीक है। अब इतने पढ़ने के बाद इसका एक और भाई है, उसके बारे में हम लोग को जानना होगा। एक भाई हो जाता है एफईटी, एफईटी इसका मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसके बारे में जानना है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको दो चीजें को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा, एक आपको पढ़ाएगा जेफेट और दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा मॉसफेट, ठीक है। जनरली जेफेट को ही आपको क्या बोला जाता है, फेट बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो आपको पूरा जो टॉपिक पढ़ाएंगे और जेफेट के बारे में या फेट के बारे में और डिटेल नहीं पढ़ना है। तो बोलता है फेट क्या होता है वो पढ़ना, ऑपरेशन पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना और क्लासिफिकेशन ऑफ फेट पढ़ना। जब क्लासिफिकेशन ऑफ फेट करेंगे तो यही दो तरह का क्लासिफिकेशन है, और इसको भी अगर हम लोग डिवाइड और करेंगे तो एन चैनल जेफेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन चैनल जेफेट हो जाएगा। और अगर बात करेंगे दूसरा तो यहाँ पर हो जाएगा पी चैनल जेफेट हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पी चैनल जेफेट हो जाएगा, पी चैनल आपका हो जाएगा जेफेट। और यहाँ बात करेंगे तो एक हो जाएगा डी मॉसफेट यानी डिप्लेशन मॉसफेट हो जाएगा, और यहाँ हम लोग जिक्र करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई मॉसफेट यानी इनहांसमेंट मॉसफेट, ये मतलब इनहांसमेंट मॉसफेट, क्लियर है, ये हो जाएगा। तो इसका क्या एडवांटेज होगा ये भी पढ़ लेना, और फेट का सिंबल कैसा होता है इसके बारे में जानना कि फेट का दिखता कैसे है। और इन सारे पढ़ने के बाद, इन सारे यूनिट जानने के बाद ये हम लोग यूनिट को भी हम समाप्त करेंगे, और ये यूनिट आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और लास्ट यूनिट जो होगा कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सब के लिए कॉमन पेपर, और सब का सब जो ब्रांचेज है उन सब का फेवरेट पेपर ये होने वाला है। काफी आसान, पूरी चीजों को 0 एंड 1 में कन्वर्ट करेंगे, पूरा कहानी 0 एंड 1 पे खत्म करेंगे। 0 एंड 1 आप सभी लोग पहले से पढ़ा होगा कि कंप्यूटर 0 एंड 1 को सिर्फ समझता है, सभी लोग जानते भी होंगे कि कंप्यूटर 0 एंड 1 पे काम करता है, लेकिन अब पता चलेगा क्यों करता है, कैसे करता है ये, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप इंजीनियरिंग में आए हैं
तो आपको ये जानना पड़ेगा क्यों और कैसे। नहीं जानेंगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम में वो सबसे पहले पढ़ाया जाएगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 0 and 1, that is called बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इसका मतलब होता है बीट, बीट, और बीट का स्टैंड फॉर होता है बाइनरी डिजिट, और बीट स्टैंड फॉर होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट में सिर्फ दो ही डिजिट हम लोग को पढ़ना है, एक पढ़ना है 0, दूसरा पढ़ना है 1। सिर्फ 0 एंड 1 के बारे में समझेंगे तो बाइनरी के बारे में यहाँ चलेंगे। इसमें केवल दो ही नंबर, मतलब बोला जाए तो नंबर यहाँ पे आएगा। फिर पढ़ना इसके में ऑक्टल पढ़ना होगा। ऑक्टल में जो वैल्यू लाइज करता है 0 से 7 तक बीच करता है। फिर डेसिमल जो आप बचपन से पढ़ते हुए हैं 0 to 9, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 0 to 9, 0 to 9 क्या होता है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0 to 9 तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ये 2F भी पढ़ना है। तो ये चीजें आपको अलग हो जाएगा, थोड़ी सी अलग होगा, इसका पूरा नंबर अलग होगा। और फिर पढ़ेंगे ये तीनों के बारे में। जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि ये चीजें जो है, ये जो नंबर सिस्टम है, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। मतलब बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी फॉर्म से हम डेसिमल में आएंगे, और बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे हेक्साडेसिमल में। सेम इसी तरह ऑक्टल नंबर से जाएंगे बाइनरी में, ऑक्टल से जाएंगे डेसिमल में, और ऑक्टल से जाएंगे हम हेक्साडेसिमल में। ठीक उसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करेंगे बाइनरी में, डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करेंगे ऑक्टल में, और डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में। फिर उसी तरीके से हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे बाइनरी फॉर्म में, हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे ऑक्टल फॉर्म में, और हेक्साडेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे डेसिमल फॉर्म में। यानी कन्वर्जन एक से दूसरे के बीच में पढ़ना है हम लोगों को। और ये कन्वर्जन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। अब सभी लोग, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर अलजेब्रा जो मैथ में पढ़ करके आए हैं वही वाला का पढ़ना है क्या? कुछ लोग आप बोलेंगे कि यही वाला पढ़ना है क्या? तो नहीं, वो वाला तो नहीं पढ़ना है। यानी यहाँ पूरा 0 and 1 पे कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है। ठीक है, पूरा 0 and 1 पे बातें करना है। ठीक है, तो ये सब का सब जो आपको पढ़ना है 0 1 के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसके रूल के बारे में जानना है। बहुत सारे इसमें रूल आपको बताया जाएगा, उसके बारे में जानना होगा। फिर लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में जानना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताया है डी मोर्गन्स लॉ। यहाँ पे डी छूट गया, डी वहां पे है, डी मोर्गन्स लॉ। डी मोर्गन्स लॉ कहता है कि चेंज द लाइन ब्रेक द साइन। अब ये नया टर्मिनोलॉजी है क्या सर? नहीं जी, नया नहीं है, वही है। अब जब पढ़ाएंगे तो कैसे लाइन यहाँ पे ब्रेक करेगा, साइन कैसे चेंज होगा, यही बोलता है चेंज द लाइन, सॉरी ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, चेंज द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन। यही दोनों याद रखना है कि ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन। दिस इज द कॉल्ड डिमोर्गन्स लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं डिमोर्गन्स लॉ। उसके बाद कुछ लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक मतलब जादू, कुछ लॉजिक होगा, कुछ अलग का कहानी होगा। जैसे कि हम बताएंगे 1 + 1 कितना होता है जी? सब लोग बोलेगा सर 1 + 1 तो 2 होता है, बोलेगा ना 1 + 1 2 होता है। अब इसको लॉजिक हम बनाएंगे, कुछ जादू ऐसा करेंगे कि 1 + 1 हो जाता है 1। लो, अब कुछ लोग कहोगे कि सर ये कौन तरीका आप पढ़ा रहे हैं, या इसका मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते हुए गलत था क्या? नहीं जी, गलत नहीं था, वो भी सही था अपने जगह पे। ये लॉजिक है, ये कहां पे पढ़ेंगे? तो लॉजिक और पढ़ेंगे, 1 और 1 इसको पढ़ेंगे, 1 लॉजिक। और इसमें 3 तरीका का पढ़ेंगे, जिसमें एक नोट गेट होगा, और गेट होगा, और एक एंड गेट होगा। ये 3 गेट जो होगा आपका बेसिक गेट होगा। उसके बाद नॉर गेट होगा, और नैंड गेट होगा, ये यूनिवर्सल गेट होगा, ये यूनिवर्सल गेट होगा। इसमें 2 गेट और आपको हम पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा में, एक पढ़ा देंगे एक और गेट क्या होता है, और एक और आपको पढ़ा देंगे एक नॉर गेट क्या होता है। ये 2 एक्स्ट्रा में आपको पढ़ा देंगे फ्री में। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे कि 1 + 1 1 कैसे होता है। इन सब कहां पे समझेंगे सर? इसका ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे, कि ट्रूथ टेबल इसको बनाएंगे, वहां पे समझेंगे। फिर इसको बुलियन एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, यानी 1 + 1 को बुलियन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जबकि बुलियन इक्वेशन तो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। बहुत सारे यहाँ पे लॉ पढ़ाया जाएगा, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इन सब बहुत सारे लॉ यहाँ पे बताए ही जाएंगे। 5-6 तरह का लॉ आपको यहाँ बताया जाएगा। डिमोर्गन्स लॉ भी आपको बताया जाएगा।
क्लियर है? तो इन सब को सब आपको बताया जाएगा कि इसका इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करेंगे। और इस तरीका से यानी इस पूरे का पूरा एक ट्रिपल ई की दुनिया को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। यानी ये ट्रिपल ई का इतना बड़ा सिलेबस जिसमें लगभग लगभग पूरा 2 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन हम लोगों को पढ़ना होगा। जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होगा। आई होप ये विश्वास रखिए आप सभी लोग, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ये स्पेशल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो ये पेपर पे तो अलग ही तरह के दुनिया आप देख ही रहे होंगे। सबसे ज्यादा टाइम टेकन वाले सिलेबस ये है। यानी अभी जो हम सिलेबस इंट्रोडक्शन ही दिए तो लगभग लगभग आपको आधा घंटा से तो ज्यादा हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि इन सारे चीजों के बारे में आपको प्रैक्टिकल वे में आपको बहुत सारे चीजों करवाएंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और अगला लेक्चर जो हमारा होगा यूनिट 1 से रिलेटेड होगा, उस पर हम लोग पढ़ेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले स्टार्ट करवा सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन तीनों अपने अपने जगह पे है। डिजिटल भी पहले पढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग को अलग अलग हम इस तरीका से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसा आपका इच्छा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर ये आप लोग को अच्छा लगा अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।